मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक गांव है कुलधरा, जहां सदियों पुरानी एक हवेली है। कहा जाता है कि इस हवेली की नींव में एक प्राचीन यक्ष का खजाना दबा है। उस खजाने की रक्षा एक यक्षिणी करती है। जो भी उस खजाने को चुराने की कोशिश करता है वो हवेली से बाहर तो आता है, लेकिन अपनी परछाई वहीं छोड़ आता है, यानी वो एक जिंदा लाश बन जाता है। कहानी एक ऐसे ग्रुप की है जो इस हवेली का रहस्य सुलझाने जाता है, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि असली राक्षस बाहर नहीं, उनके अपने बीच छिपा है। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एक तूफानी रात से। पुरानी पीली पड़ चुकी एक डायरी के पन्ने पलट रहे हैं। ये डायरी विक्रम के दादाजी की है, जो 40 साल पहले इसी हवेली के पास से गायब हो गए थे। विक्रम, जो पेशे से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भूतिया घटनाओं की जांच करने वाला है, अपने 3 दोस्तों समीर, आयशा और राहुल के साथ कुलधरा गांव पहुंचता है। गांव के लोग उन्हें देखते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। एक बूढ़ा आदमी उन्हें चेतावनी देता है, बेटा, सूरज ढलने के बाद कल्याणी की हवेली की दीवारों से सिसकियों की आवाज आती है। वहां सोना नहीं है, सोना ढूंढना तो दूर की बात है। विक्रम और उसके दोस्त गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली के सामने पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध आती है, जैसे ताजे खून और पुराने चंदन का मिश्रण हो। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप एक भारी चरमराहट के साथ खुल जाता है, जैसे वो सालों से इन्हीं लोगों का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, आयशा को महसूस होता है कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है, पर वहां कोई नहीं होता, लेकिन फर्श पर धूल जमी हुई थी और वहां आयशा के पैरों के निशान के साथ साथ एक तीसरे पैर के निशान भी बन रहे थे, जो बिल्कुल इंसानी नहीं लग रहे थे। हवेली के हॉल के बीचों बीच एक विशाल आदमकद आईना लगा था। समीर जब उस आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक सड़ा हुआ चेहरा दिखाई देता है, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था। वो चिल्लाकर पीछे हटता है, लेकिन जब बाकी लोग देखते हैं तो आईना बिल्कुल साफ होता है। अब दोस्तों यहाँ असली खौफ शुरू होता है। राहुल को दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता मिलता है जो सीधा तहखाने बेसमेंट की ओर जाता है। वहां पहुंचकर उन्हें एक वेदी ऑल्टर मिलती है, जिस पर एक सोने की मूर्ति रखी थी। जैसे ही राहुल उस मूर्ति को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक साथ बंद हो जाते हैं। अचानक दीवारों से खून रिसने लगता है और एक औरतों जैसी डरावनी हंसी पूरे तहखाने में गूंजती है। तभी एक भारी आवाज सुनाई देती है, तुमने मेरा विश्राम भंग किया है, अब तुम में से कोई एक मेरा नया पहरेदार बनेगा। विक्रम अपनी टॉर्च जलाता है, लेकिन वो देखता है कि राहुल वहां से गायब है। वहां सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी है और फर्श पर घसीटे जाने के निशान हैं जो दीवार के अंदर जा रहे हैं। कहानी अब उस मोड़ पर है दोस्तों, जहां राहुल रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका है। दीवार पर घसीटे जाने के निशान देखकर समीर और आयशा के हाथ पांव फूलने लगते हैं। विक्रम अपनी टॉर्च की रोशनी उस दीवार पर डालता है जहां निशान खत्म हो रहे थे। वो दीवार ठोस पत्थर की थी, उसमें कोई दरवाजा नहीं था। फिर राहुल गया कहां? तभी आयशा जोर से चीखती है। वो समीर की परछाई की तरफ इशारा कर रही थी। टॉर्च की रोशनी में समीर की परछाई दीवार पर साफ दिख रही थी, लेकिन वो परछाई समीर के हिलने पर भी नहीं हिल रही थी। समीर अपना हाथ ऊपर करता है, लेकिन दीवार पर बनी उसकी परछाई गर्दन झुकाए खड़ी रहती है। अचानक वो परछाई दीवार से अलग होकर समीर का गला दबाने लगती है। समीर हवा में हाथ पैर मारने लगता है, उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। विक्रम फुर्ती से अपनी जेब से गंगाजल की एक छोटी बोतल निकालता है और उस परछाई पर छिड़क देता है। एक तीखी चीख के साथ वो परछाई वापस दीवार में समा जाती है। अब दोस्तों यहाँ एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा होता है। विक्रम को समझ आता है कि ये हवेली भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि छाया लोक और इंसानी दुनिया के बीच फंसी हुई है। यहाँ की आत्माएं सीधे हमला नहीं करती, वे आपकी परछाई चुराकर आपको अपने काबू में कर लेती हैं। तभी उन्हें हवेली की ऊपरी मंजिल से राहुल के चिल्लाने की आवाज आती है, विक्रम, आयशा, मुझे यहाँ से निकालो। वे तीनों भागते हुए ऊपर पहुंचते हैं। वहां एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी पालकी रखी हुई थी। पालकी के पर्दे हिल रहे थे। समीर घबराते हुए पालकी का पर्दा हटाता है। अंदर राहुल बैठा था, लेकिन उसकी हालत देखकर आयशा की चीख निकल जाती है। राहुल की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह से काले रंग का कोई गाढ़ा तरल पदार्थ बह रहा था। राहुल ने बड़ी अजीब फटी हुई आवाज में कहा, वो आ रही है, कल्याणी आ रही है, उसने मेरा सौदा कर लिया है। जैसे ही राहुल ने यह कहा, पालकी के नीचे से हजारों की संख्या में काले हाथ बाहर निकलने लगे और पूरे फर्श को ढक लिया। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि विक्रम की सांसों से भाप निकलने लगी। अचानक कमरे के कोने में रखे एक पुराने ग्रामोफोन से एक डरावना गाना बजने लगा। विक्रम ने अपनी डायरी निकाली और चिल्लाया, आयशा, समीर,
कमरे के कोनों में खड़े हो जाओ और एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। ये यक्षिणी का माया जाल है, वो हमें अलग करना चाहती है। तभी कमरे की छत से एक औरत नीचे लटकी हुई दिखाई दी। उसके बाल फर्श तक लंबे थे और उसका चेहरा उल्टा था। वो कोई और नहीं बल्कि कल्याणी थी। उसकी लाल आंखें विक्रम की आंखों में गड़ गईं। वो हवा में तैरते हुए उनके करीब आई और बोली, 40 साल पहले एक विक्रम आया था। वो आज भी मेरे तहखाने में मेरा इंतजार कर रहा है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? विक्रम का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि उसके दादाजी मरे नहीं थे, उन्हें कल्याणी ने अपने पास कैद कर रखा था। कहानी की दहशत अब चरम पर है दोस्तों। कल्याणी की वो उल्टी लटकी हुई आकृति हवा में झूल रही थी। उसकी बातों ने विक्रम के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। कल्याणी ने विक्रम के दादाजी को 40 साल से कैद कर रखा था। समीर और आयशा डरे हुए कमरे के कोने में दुबके थे। तभी कल्याणी ने एक डरावना ठहाका लगाया और गायब हो गई। अचानक कमरे का फर्श तेजी से नीचे धंसने लगा। विक्रम, समीर और आयशा एक अंधेरे गलियारे में जा गिरे। जब विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई तो देखा कि वे हवेली के सबसे गुप्त तहखाने में थे। वहां की दीवारों पर हजारों इंसानी खोपड़ियां जड़ी हुई थीं और सबसे सामने एक पत्थर की कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके हाथ पांव लोहे की जंजीरों से बंधे थे। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, दादाजी। बूढ़े आदमी ने अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 खाली गड्ढे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाग जाओ विक्रम, तुम यहां खजाना ढूंढने नहीं आए, तुम तो बलि का हिस्सा बनने आए हो। कल्याणी को खजाना नहीं चाहिए, उसे तो अपना श्राप मिटाने के लिए इस खानदान के आखिरी खून की जरूरत है। अब दोस्तों यहाँ एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा होता है। दादाजी ने बताया कि उनके पूर्वजों ने उस यक्ष के खजाने को हासिल करने के लिए कल्याणी नाम की इस निर्दोष औरत की बलि दी थी। कल्याणी मरकर यक्षिणी बन गई और उसने कसम खाई कि जब तक इस खानदान का आखिरी चिराग नहीं बुझता वो शांत नहीं होगी। तभी गलियारे के दूसरे छोर से राहुल चलता हुआ आया, लेकिन वो अब राहुल नहीं था। उसकी चाल जानवरों जैसी थी और उसके नाखूनों से खून टपक रहा था। कल्याणी की आवाज फिर से गूंजी, विक्रम, अगर तुम अपने दादाजी और दोस्तों की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को मेरे हवाले करना होगा। राहुल ने अचानक समीर पर हमला कर दिया। समीर की गर्दन राहुल के जबड़ों के बीच थी। आयशा चिल्लाई, विक्रम कुछ करो। विक्रम ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने को फाड़ा। उस पन्ने पर उसके दादाजी ने एक प्राचीन मंत्र लिखा था जो यक्ष की शक्ति को बांध सकता था। लेकिन उस मंत्र को पूरा करने के लिए विक्रम को अपना हाथ उस जलती हुई वेदी ऑल्टर में डालना था जहां कल्याणी की आत्मा का केंद्र था। विक्रम बिना डरे वेदी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने आग में हाथ डाला, कल्याणी के चीखने की आवाजें पूरी हवेली को हिलाने लगीं। दीवारें फटने लगीं और वहां छिपे हुए सोने के सिक्के पिघलकर खून की तरह बहने लगे। कल्याणी का असली भयानक रूप सामने आया, एक विशाल साया जिसकी 10 भुजाएं थीं। उसने विक्रम को अपनी पकड़ में ले लिया। विक्रम का हाथ आग में जल रहा था, लेकिन वह मंत्र पढ़ता रहा। अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार कंपन हुआ। दादाजी की जंजीरें टूट गईं। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। कल्याणी का साया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा, लेकिन जाते जाते वो विक्रम के कान में कह गई, मैं जा रही हूं, लेकिन तुम्हारी परछाई अब भी मेरी है। जैसे ही सुबह की पहली किरण हवेली की खिड़की से अंदर आई, सब कुछ शांत हो गया। निष्कर्ष, द क्लाइमैक्स। विक्रम, समीर, आयशा और राहुल, जो अब होश में था, किसी तरह हवेली से बाहर निकले। वे अपनी गाड़ी की ओर बढ़े। सूरज की रोशनी तेज थी। समीर, आयशा और राहुल की परछाई जमीन पर साफ दिख रही थी। लेकिन जब विक्रम ने अपनी ओर देखा तो उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। वो सूरज के ठीक सामने खड़ा था, पर जमीन बिल्कुल खाली थी। विक्रम के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट आई और उसने अपने दोस्तों की ओर देखा। उसकी आंखों का रंग अब पूरी तरह बदल चुका था। तो दोस्तों, क्या विक्रम वाकई बच गया या कल्याणी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है? अगर आप जानना चाहते हैं कि बिना परछाई का विक्रम अब क्या करेगा तो कमेंट में शैडो लिखें। तो दोस्तों, विक्रम की जान तो बच गई, लेकिन क्या वो वाकई वही विक्रम है जो हवेली के अंदर गया था? सूरज की रोशनी में जिसकी परछाई गायब हो जाए, वो इंसान है या महज एक जिंदा साया? हवेली का वो दरवाजा तो बंद हो गया, पर क्या कल्याणी का श्राप अब विक्रम के जरिए शहर की गलियों में घूमने वाला है? आपको क्या लगता है, विक्रम की परछाई कहाँ गई? अपनी थ्योरी हमें कमेंट्स में शैडो लिखकर जरूर बताएं। अगर इस क्लाइमैक्स ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए क्लाइमैक्स टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज रात सोने से पहले एक बार अपनी परछाई जरूर चेक कर लेना। क्या पता वो आपसे अलग होने की तैयारी कर रही हो। मिलते हैं अगली खौफनाक दास्तान में, तब तक के लिए
सावधान रहें और देखते रहें क्लाइमैक्स टेल्स।